नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विजार्ड एकेडमी पर। भारतीय भूगोल की श्रृंखला में हमने इसके ठीक पहले वाले वीडियो में आपसे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बातचीत की थी और आज आपका भारतीय भूगोल का अगला शीर्षक भारत की मृदाएं अथवा भारत की मिट्टियां हैं। इस शीर्षक के अंतर्गत आज की क्लास में हम आपसे बातचीत करने वाले हैं। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सामान्यतः अधिकांश परीक्षाओं में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है, वो चाहे मृदाओं के विस्तार को लेकर के हो, अदरवाइज़ भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनमें किस पदार्थ की उपस्थिति अधिक मात्रा में होती है अथवा किस मृदा में किस कार्बनिक अथवा अकार्बनिक पदार्थ की न्यूनता यानी कमी पाई जाती है, अथवा कौन सी मृदा किस विशेष प्रकार की फसल के उत्पादन के लिए बेहद अनुकूल है। इन तमाम सारे प्रकार के प्रश्न जो है इस वाले शीर्षक से सामान्यतः हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और आगे हम आपसे बातचीत करते हैं इन सभी बिंदुओं के संदर्भ में प्रमुखता से। आइए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मृदाएं, और आप ध्यान दें ये जो मृदा शब्द है, ये जो मृदा शब्द है, मृदा को अंग्रेजी में सॉइल कहते हैं। और ये जो मृदा अथवा सॉइल शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है। लैटिन मृदा जो अथवा सॉइल ये जो शब्द है ये लैटिन भाषा का एक शब्द है सोलम, और ये इस मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। और इस सोलम का अंग्रेजी अर्थ फ्लोर होता है। सोलम का अंग्रेजी अर्थ फ्लोर, FLOOR, फ्लोर अर्थात फर्श होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि मृदा अथवा सोइल इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, और सोलम का ही अंग्रेजी अर्थ फ्लोर अर्थात फर्श होता है। और इस तरह से ये जो सॉइल अथवा जो मृदा है ये आपके सोलम से उत्पत्ति हुई है। अब ध्यान दें अगर मृदा के परिभाषा की हम आपसे बात करें तो अलग अलग भूगोलविदों ने मृदा को अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया है। और इसी क्रम में एक भूगोलविद आपने नाम सुना होगा, एक का नाम रहा बकमैन और दूसरे एक रहे ब्रैडी। और बकमैन और ब्रैडी साहब इन्होंने मृदा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ऊपर से ढके हुए है। वापस देखें, हमने कहा बकमैन एवं ब्रैडी के शब्दों में मृदा वह प्राकृतिक पिंड है, मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ऊपर से ढके हुए है। अर्थात इस तरह से आपने देखा कि बकमैन और ब्रैडी के शब्दों में मृदा के परिभाषा की बात करें तो मृदा वह प्राकृतिक पिंड है जो पतले आवरण के रूप में पृथ्वी को ऊपर से ढके हुए है। और वास्तविकता भी यही है। अगर आप देखें तो ये जो मृदा है, आपके जो ग्रह पृथ्वी है, ये इसके ऊपरी आवरण को ही मृदा अथवा मिट्टी कहते हैं, जो कि एक पतले लेयर के रूप में, एक पतले आवरण के रूप में आपकी पृथ्वी को ऊपर से ढके हुई है। खैर, यहाँ से तो आपको ही पता है, समानता आपके एग्जामिनर आपसे प्रश्न नहीं करेगा। आइए सीधे बात करते हैं, ये जो आपका एग्जामिनर है अलग अलग परीक्षाओं में आपसे कहाँ से प्रश्न पूछता है। तो ध्यान दें, कई बार तो यही प्रश्न बना है कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मृदा अथवा मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है पैडोलॉजी।
पैडोलॉजी की बात करें तो इस पैडोलॉजी शब्द का हिंदी अर्थ होगा मृदा विज्ञान। अर्थात पैडोलॉजी अथवा मृदा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदाओं का, यानी मिट्टियों का। और इस तरह से कंप्लीट शब्दों में आप कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदाओं का अध्ययन किया जाता है उसे पैडोलॉजी अथवा मृदा विज्ञान कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान दें, ईयर 2004 में, वर्ष 2004 में ये यूएनओ की एक बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया था, वर्ष 2014 में यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी बैठक में एक निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष के 5 दिसंबर को, अर्थात हर साल के 5 दिसंबर की तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और यहाँ से भी आपने प्रश्न देखा होगा, आपका एग्जामिनर आपसे पूछा होगा कि इंटरनेशनल सॉइल डे अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो ऐसी स्थिति में आपका जवाब 5 दिसंबर होगा। और दूसरी एक प्रमुख बात कि पैडोलॉजी के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो अब आपको पता चल गया होगा कि पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदाओं का, यानी मिट्टियों का। और एक चीज़, अभी हम चूंकि बात कर रहे थे आपसे यूएनओ के बारे में, यूएनओ मीन्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूएनओ ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष। वापस देखें, हमने कहा संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया था, घोषित किया था। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया था। तो यहाँ से 2-3 प्रमुख बातें आप जरूर ध्यान रखेंगे। पैडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मृदाओं का, अर्थात मिट्टियों का। दूसरी चीज़, अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस आप प्रतिवर्ष कौन सी तिथि को मनाते हैं? प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाते हैं। और अगली बात कि यूएनओ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में डिक्लेयर किया था? तो आपने देखा वर्ष 2015 को। अब आइए सीधे हम रुख करते हैं मृदा के निर्माण अथवा संगठन के बारे में। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मृदा के हम संगठन की आपसे बात करने जा रहे थे, अथवा मृदा के निर्माण के बारे में हम आपसे चर्चा करने वाले थे। तो ये जो मृदा अथवा मिट्टी है, इसके निर्माण में मेनली ये 4 प्रमुख पदार्थ भाग लेते हैं। और आपने पढ़ा होगा वे 4 प्रमुख पदार्थ कौन कौन से हैं, अथवा उन 4 प्रमुख पदार्थों में किस पदार्थ का लगभग कितना प्रतिशत ये हिस्सेदारी है। आइए इसके बारे में बात करते हैं हम आपसे। हमने कहा मृदा का संगठन, मृदा के संगठन की बात करें तो आपने देखा भी कि ये मृदा के संगठन में मेनली 4 पदार्थ भाग लेते हैं। और इसमें सबसे पहला जो पदार्थ होगा, आपने नाम सुना होगा ह्यूमस का, आपने नाम सुना होगा ह्यूमस का। अब एक चीज़ और, ये जो ह्यूमस है इसी का दूसरा नाम कार्बनिक पदार्थ भी होता है। तो आपसे अगर ह्यूमस की बात करें अथवा कार्बनिक पदार्थ की बात करें अथवा जीवांश की बात करें तो आप समझ जाइएगा कि बात एक ही है। और हमने कहा मृदा के संगठन में जो 4 प्रमुख पदार्थ भाग लेते हैं उनमें सबसे प्रमुख जो पदार्थ और पहला है ये ह्यूमस है, जिसका मृदा के निर्माण में रोल बेहद कम होता है, सबसे कम होता है। और ध्यान देंगे
ये ह्यूमस अथवा कार्बनिक पदार्थ अथवा जीवांश मृदा के निर्माण में लगभग 5 से 10% उपस्थित होता है। और कार्बनिक पदार्थ के बाद दूसरी बात करें तो ध्यान दीजिएगा आप, ह्यूमस के बाद आपने खनिज पदार्थ का नाम सुना होगा, और ये जो खनिज पदार्थ हैं ये मृदा के निर्माण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं। और जिनके अगर परसेंटेज की बात की जाए तो किसी भी मृदा में खनिज पदार्थ की उपस्थिति लगभग 40 से 45% की होती है। और देन अगले की बात करें तीसरे की, तो आपने सुना होगा मृदा जल, और अगला जो मेजर मैटर होगा, प्रमुख पदार्थ होगा, वो होगा मृदा वायु। और ध्यान दें, मृदा जल और मृदा वायु इन दोनों की उपस्थिति मृदा के निर्माण में 25% अर्थात 25% की होती है। इस तरह से आपने देखा कि मृदा के संगठन में अथवा मृदा के निर्माण में 5 से 10% का योगदान जीवांश अथवा कार्बनिक पदार्थ अथवा ह्यूमस का होता है। उसके अतिरिक्त मृदा के निर्माण में 40 से 45% योगदान खनिज पदार्थ का होता है। मृदा जल की उपस्थिति मृदा में 25% की होती है। और अगला जो ये सॉइल एयर मृदा वायु है, ये भी इसमें 25% उपस्थित होती है। खैर, ये हम आपसे बात कर रहे थे मृदा के संगठन में, मृदा के संगठन के बारे में। और कई बार यहाँ से भी आपका जो एग्जामिनर वो प्रश्न पूछता है। एक खास चीज़, आप ये खनिज पदार्थ आप समझ रहे होंगे, मिनरल मैटर की बात कर रहे हैं, या आप समझ रहे होंगे जिनका उत्पादन आप भूगर्भ से करते हैं। खैर, ये तो खनिज पदार्थ होगा। मृदा जल का मतलब आप समझ रहे हैं, यही वाटर होगा, जल होगा। और ये वायु, मृदा वायु यानी सॉइल एयर, मतलब ये वही साधारण सी वायु है। अब इसमें एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, ये ह्यूमस, आखिरकार कि ह्यूमस किसे कहते हैं। आप शायद अधिकांश लोग इस बात को ना समझ पाएँ, ह्यूमस किसे कहते हैं, तो इसे भी थोड़ा सा कंफर्म कर दें। आइए आप देखिएगा, ह्यूमस की बात करें, चाहे कार्बनिक पदार्थ की बात करें अथवा जीवांश की बात करें। अब जीवांश की बात करें तो जीवांश शब्द का अगर आप विच्छेद करेंगे उसमें जीव प्लस अंश होगा। और ह्यूमस की अगर परिभाषा की बात करें, या ह्यूमस को आप सरल शब्दों में ऐसे समझ लीजिए, तो इस पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी कवक अथवा जीवाणु हैं, वो पृथ्वी पर उपस्थित कवक अथवा जीवाणु पृथ्वी पर अन्य जंतु अथवा पादप के अवशिष्टों को जब सड़ा गला करके और उनका अंश इस मृदा में मिला देते हैं, तो वही कवक अथवा जीवाणुओं के द्वारा जंतु और पादपों के अवशिष्टों को वह सड़ा गला अंश जो मृदा में मिलाया जाता है, उसे ही जीवांश अथवा कार्बनिक पदार्थ अथवा ह्यूमस की संज्ञा दी जाती है। और जैसा नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा होगा, जीवांश अर्थात जीवों का अंश। लेकिन ये जीवों का अंश मृदा में मिलेगा कैसे? तो जीवों के अंश को मृदा में मिलाने का काम जो है वो आपके कवक और जीवाणु ये मिल करके करते हैं। खैर, हम आपसे बात करने जा रहे थे, ये जो ह्यूमस है, ह्यूमस की जो मेन इंपॉर्टेंस है, ह्यूमस की जो प्रमुख उपयोगिता है, आखिरकार ये क्या है? तो आप ध्यान देंगे, ये जो ह्यूमस है ये मृदा की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ावा देता है। ह्यूमस, हमने कहा मृदा की ये प्राकृतिक क्षमता को बढ़ावा देता है। और प्राकृतिक क्षमता को बढ़ावा देने का आशय यहाँ पर उर्वरता से होगा, फर्टिलिटी से होगा। मृदा की प्राकृतिक क्षमता अर्थात मृदा की उर्वरता यानी फर्टिलिटी। तो ये जो जीवांश है ये किसी भी मृदा की प्राकृतिक क्षमता अर्थात उसकी उत्पादक क्षमता अर्थात उसकी उर्वरता यानी उसकी फर्टिलिटी को ये बढ़ावा देता है। यानी जिस किसी भी मृदा में ह्यूमस की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो मृदा उतनी अधिक उपजाऊ होगी। तो आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब आइए देखते हैं मृदा के कुछ प्रमुख प्रकार के बारे में। मृदा के कुछ प्रमुख प्रकार के बारे में बातचीत करते हैं। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इरेज करेंगे।
मृदा के प्रमुख प्रकार के बारे में। तो ध्यान दें साथियों, क्योंकि सामान्यतः यहीं से एग्जामिनर आपका अधिकांश बार हर किसी एग्जाम में प्रश्न पूछता भी है, लेकिन अभी हम विस्तार में चर्चा थोड़ी देर में करेंगे। उसके पहले ध्यान दें, आपने पीएच वैल्यू अथवा पीएच मान पढ़ा होगा, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति जो पीएच वैल्यू होती है, जो पीएच मान होती है, उसके आधार पर। तो हम चूँकि मृदा के प्रकार के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे थे, तो सबसे पहले ये जो मृदाएं हैं, अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे, इसमें भी हम भारत के मृदाओं के बारे में आपसे बातचीत करने चल रहे हैं, क्योंकि आप भारतीय भूगोल का ही अध्ययन कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे। और हम आपसे कह रहे थे कि पीएच मान के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण, पीएच मान के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण। अब आज आप इसमें एक चीज़ समझेंगे जरा सा, पीएच मान हमने कहा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के आधार पर मृदाओं का वर्गीकरण। तो ध्यान देंगे, इसे आप बचपन में फिजिक्स के थ्रू पढ़े होंगे, ये पीएच मान क्या होता है। हम यहाँ पर सिर्फ मृदाओं के बारे में आपसे बात करने चल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वह कोई भी मृदा जिसमें या जिसका पीएच मान 7+ होगा, हमने कहा कोई भी मृदा जिसका पीएच मान, चलिए पहले 7 से कम की बात कर लेते हैं, वह कोई भी मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। और आपको पता है कि कोई भी मृदा या अन्य कोई भी अवयव जिसमें या जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, स्वाभाविक है उसकी ये प्रकृति कैसी होगी, तो आपने पढ़ा होगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। और ऐसी मृदा जिसका ये जो पीएच मान है ये 7 से अधिक होगा, अगर किसी भी मृदा का पीएच मान 7 से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में अब उस मृदा की जो प्रकृति है वो अब क्षारीय होगी। और तीसरी बात, जिस किसी भी मृदा का जो पीएच मान है वो 7.00 अर्थात एग्जैक्ट 7 होगा, अब वह जो मृदा है वो उदासीन प्रवृत्ति की होगी। और आप समझ नहीं पा रहे होंगे आखिरकार ये चीज़ें हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, चलिए वापस रिकॉल करते हैं। हमने कहा ऐसी मृदा जिसका पीएच मान 7 से कम होगा, उस मृदा की प्रवृत्ति या प्रकृति अम्लीय होगी। और जिस मृदा का पीएच मान 7 से अधिक होगा वह मृदा क्षारीय प्रकृति की होगी। और इन केस अगर किसी मृदा का पीएच मान एग्जैक्ट 7 यानी 7 है, तो वो मृदा उदासीन प्रवृत्ति की होगी। आप सोच रहे होंगे यहाँ से तो एग्जामिनर आपका प्रश्न पूछता नहीं, लेकिन आप ध्यान दें, यहाँ से एक जबरदस्त प्रश्न पूछा जाता है कि सामान्यतः पौधों के विकास के लिए कौन से पीएच मान की मृदा सर्वाधिक अनुकूल होती है, या वैसे आप इसे व्यवहारिक तौर पर समझें तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ही साथ में या एक ही समय पर 2 अलग अलग स्थानों पर जो लगाए गए पौधे होते हैं, उनमें आप एक लंबे अंतराल के बाद देख पाते हैं कि एक जगह का जो पौधा होता है वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर लेता है, और उसके बदले में दूसरे स्थान पर जो लगाया गया पौधा होता है उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो विकास है, उस पौधे का जो विकास है वो पहले वाले की तुलना में कम होता है। जबकि सारी चीज़ें ये समान रूप से दोनों पौधों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में इन दोनों पौधों में कम और अधिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार उन स्थानों के मृदाओं का पीएच मान होता है। और आपको शायद आज पहली बार पता चलेगा कि वह मृदा, हमने कहा वह मृदा यानी ऐसी कोई भी मिट्टी जिसका पीएच मान 6.00 से लेकर के 7.5 तक होता है, जिसका पीएच मान, हमने कहा ऐसी कोई भी मृदा जिसका पीएच मान 6.00 से लेकर के 7.5 के बीच में होता है। और ये जो मृदा है
ये जो मृदा है पौधों के लिए बेहद अनुकूल होती है, पौधों के लिए बेहद अनुकूल, पौधों के लिए हमने कहा बेहद अनुकूल होती है। अर्थात अगर आपसे इनकेस एग्जामिनर आपका कभी पूछे कि निम्न में से कौन से पीएच मान की मृदा, निम्न में से कौन सी पीएच मान की मृदा पौधों के विकास के लिए ज़्यादा अनुकूल होगी, ऐसी स्थिति में आपका जवाब 6.00 से लेकर के 7.5 ही होगा। उम्मीद है ये चीज़ आप समझे होंगे कि पौधों के विकास के लिए भी कौन से पीएच मान की जो मृदा है वो सर्वाधिक अनुकूल होती है। आइए अब हम आपसे बात करते हैं भारत की जो प्रमुख मृदाएं हैं उनके वर्गीकरण के बारे में। तो चलिए इसे इरेज कर रहे हैं, आप देखेंगे ज़रा सा, इसे इरेज कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं भारत में मृदाओं के लिए या मृदाओं से संबंधित एक विशेष संस्थान की स्थापना की गई है और शायद आपने उसका नाम सुना भी होगा, इसके पहले पढ़ा भी होगा, ICAR। इसका मतलब ICAR का मतलब होगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। वापस देखें, ICAR का मतलब हमने कहा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, अर्थात हिंदी में बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ये एक संस्थान है, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, और इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। हमने कहा इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और इस ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च नामक संस्थान ने ईयर 1986 में, वर्ष 1986 में भारत में, हमने कहा ICAR नामक संस्थान ने वर्ष 1986 में भारत में 8 हमने कहा प्रमुख और 27 गौण प्रकार के मृदाओं की पहचान की है। वापस आप देखें, हमने कहा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने 1986 में भारत में 8 मेजर सॉइल्स यानी 8 प्रमुख मृदाओं और 27 यानी 27 गौण मृदाओं की इसने पहचान की है। अब हम बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका एग्जामिनर है वो इन 27 गौण मृदाओं से संबंधित कभी भी आपसे प्रश्न नहीं करेगा। हर किसी एग्जाम में ये जो एग्जामिनर होता है वो इन 8 प्रमुख ये जो मृदाएं हैं यहीं से प्रश्न करता है। और इसमें भी हम आपसे बात करें, ये जो 8 प्रमुख मृदाएं हैं इसमें सबसे पहले की बात करें, आपने नाम सुना होगा जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बाद अगली लाल मृदा, लाल मृदा के बाद अगली काली मृदा, और काली के बाद आपने नाम सुना होगा लेटेराइट मृदा। तो जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट ये 4 प्रमुख मृदाएं हैं। इसके अतिरिक्त बात करें, आपने नाम सुना होगा मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अगली बात करें पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। अगली बात करें पीट एवं दलदली मृदा, और ये 7 मृदाएं रहीं, पीट एवं दलदली मृदाएं। और आखिरी की बात करें लवणीय एवं क्षारीय मृदा, लवणीय एवं क्षारीय मृदा। तो ये जो 8 प्रमुख मृदाएं हैं, ये जो 8 प्रमुख मृदाएं हैं, इसमें ये जलोढ़, लाल, काली, लेटेराइट, मरुस्थलीय, पर्वतीय, पीट एवं दलदलीय और लवणीय एवं क्षारीय, ये 8 प्रमुख मृदाएं हैं जिनकी पहचान 1986 में ICAR ने यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने की थी। अब हम बात करें इन 8 मृदाओं के बारे में, 27 की बात हम यहीं पर स्किप कर दिए, रीजन यहाँ से आपका एग्जामिनर कभी आपसे प्रश्न नहीं करेगा। अब इस 8 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा,
इस 8 में भी जो आपका एग्जामिनर है वो जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट, मेनली इन 4 मिट्टियों से ही घुमा फिरा करके प्रश्न करता है। और अगर बात करें इस मरुस्थलीय मृदा की या फिर पर्वतीय मृदा की बात करें, पीट एवं दलदली मृदा की बात करें अथवा लवणीय और क्षारीय मृदा की बात करें, तो यहाँ से किसी भी सूरत में आपका एग्जामिनर आपसे प्रश्न नहीं करता है। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं इस 8 में भी ये जो मुख्य 4 मृदाएं हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति के बारे में। तो आइए सबसे पहले इन मृदाओं के विस्तार के बारे में हम कुछ आपसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये जो मृदाएं हैं इसमें से किस मृदा का विस्तार भारतीय भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें जलोढ़ मृदा की। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। इसमें हम सिर्फ आपसे इन 8 मृदाओं में भी हमने कहा सिर्फ और सिर्फ आपसे हम जलोढ़, लाल, काली और लेटेराइट इन्हीं 4 मृदाओं के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। और चूँकि यहीं से आपका एग्जामिनर भी आपसे प्रश्न करता है तो आइए हम एक एक मृदा की आपसे बात करते हैं। देखिएगा ये सबसे पहले वाली मृदा कौन सी रही भाई? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ के बाद में अगली मृदा लाल होगी और लाल के बाद में अगली काली मृदा होगी और काली के बाद में अगली लेटेराइट मृदा होगी। अब आप ध्यान देंगे ये भारत का जो भी क्षेत्रफल है यानी संपूर्ण भारतीय भूभाग के लगभग 43.4% एरिया में, यानी संपूर्ण भारतीय भूभाग के लगभग 43.4% क्षेत्रफल पर 43.4% क्षेत्रफल पर अकेले इस जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। यानी भारत का जो भी एरिया है, भारत का जो भी क्षेत्रफल है, उस संपूर्ण क्षेत्रफल के 43.4% क्षेत्रफल पर सिर्फ और सिर्फ इस जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है। अर्थात अगर बात करें कि समस्त भारतीय भूभाग में निम्न में से किस प्रकार की मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं फिलहाल अभी जलोढ़ के बारे में हमने आपसे बातचीत की। अगली बात करें इस लाल मृदा के बारे में, तो लाल देखिएगा ये जो लाल मृदा है इसका विस्तार संपूर्ण भारतीय भूभाग के लगभग 18.6% भूभाग पर है। 18.6% भूभाग पर अकेले लाल मृदा पाई जाती है। लाल के बाद में अगर इस काली मृदा की बात करें तो इसका विस्तार लगभग 15.2% एरिया यानी 15.2% क्षेत्रफल पर इस काली मृदा का विस्तार है। और काली मृदा के बाद अगर लेटेराइट मृदा की बात करें तो इसका जो विस्तार है लगभग 3.7% क्षेत्रफल पर, ये लेटेराइट मृदा का जो विस्तार होगा 3.7% क्षेत्रफल पर होगा। और इसके अतिरिक्त ये जो भी एरिया बच रहा है, इसके अलावा हमने कहा ये जो भी एरिया बच रहा है उन शेष क्षेत्रफल पर शेष मृदाओं का विस्तार पाया जाता है। अर्थात जो बचा हुआ क्षेत्रफल है उस पर जो अतिरिक्त मृदाएं हैं उनका विस्तार पाया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि जलोढ़ मृदा का विस्तार संपूर्ण भारतीय भूभाग के 43.4% एरिया पर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे भारत में पाई जाने वाली समस्त मृदाओं में सर्वाधिक है। अर्थात आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस मृदा का विस्तार भारतीय भूभाग के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, ऐसी स्थिति में बेशक आपका जवाब जलोढ़ मृदा होगा। और अगर बात करें कि भारतीय भूभाग में या समस्त भारत के क्षेत्रफल पर दूसरी सबसे बड़ी मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है, तो आप देख पा रहे हैं 43.4 के बाद 18.6 ये ज़्यादा है। अर्थात जलोढ़ मृदा के बाद लाल मृदा ऐसी मृदा है, यानी लाल मिट्टी ऐसी मिट्टी है जिसका विस्तार संपूर्ण भारत में दूसरे स्थान पर है। देन फिर काली मृदा की बात करें, और अगर बात करें इन चारों में सबसे कम क्षेत्रफल पर किस मृदा का विस्तार है,
तो आप देख पा रहे हैं ऐसी स्थिति में आपका जवाब लेटेराइट मृदा होगा। और हमने कहा शेष जो क्षेत्रफल बच रहा है उस शेष क्षेत्रफल पर शेष जो मृदाएं हैं उनका विस्तार पाया जाता है। तो आई थिंक आपने यहाँ तक संतोषजनक तरीके से समझ लिया होगा। अब इसके बाद हम आपसे बातचीत करेंगे अलग अलग एक एक मृदा के बारे में विस्तार से, और यहाँ पर हम आपसे बात करेंगे कि ये जो जैसे जलोढ़ मृदा है इसका विस्तार भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है, और दूसरी चीज इस जलोढ़ मृदा का निर्माण किसके माध्यम से हुआ, या तीसरी बात इस जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है, यानी कौन सा तत्व बड़े पैमाने पर पाया जाता है। जैसे जलोढ़ मृदा की बात करें, आपने नाम सुना होगा पोटास और चूने का। तो भाई ये जो जलोढ़ मृदा है इसमें पोटास और चूना ये बहुतायत यानी बड़ी मात्रा में पाया जाता है, और यहाँ से आपका एग्जामिनर प्रश्न करता भी है। दूसरी बात करें इसी मृदा से संबंधित, तो जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्वों की न्यूनता यानी कमी पाई जाती है। तो ध्यान दें, आपने जीवांश की बात करें या फिर नाइट्रोजन की बात करें या फिर फास्फोरस की बात करें, ये मेनली 3 एलिमेंट ऐसे हैं, 3 तत्व ऐसे हैं जिसकी सामान्यता हर किसी जलोढ़ मृदा में वो न्यूनता ही पाई जाती है यानी कमी ही पाई जाती है। तो अर्थात जलोढ़ मृदा के बारे में जब हम आपसे विस्तार में बात करेंगे तो वहाँ पर हम बात करेंगे जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत के किन किन राज्यों में है, या इस मृदा का विस्तार ये कौन कौन से नदियों के किनारे है, या फिर जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता होती है, किस तत्व की न्यूनता होती है, और सबसे बड़ी बात ये जो जलोढ़ मृदा है ये किस प्रकार की फसलों के लिए बेहद उपयुक्त है, अर्थात जलोढ़ मृदा में किस फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो सेम इसी तरह से अन्य मृदाओं के बारे में भी हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये सारी बातचीत हम आपसे इसके बाद वाले वीडियो में करेंगे यानी अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में फ़िलहाल बस इतना ही, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो बेशक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं फिर हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।